CH36 अतीत की यादें। ऋषभ ने कहा, खुशी तुम जाना चाहती हो ना कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना, तो सुनो। खुशी क्यूरियस होकर ऋषभ की तरफ देख रही थी। ऋषभ ने कहना शुरू किया, मेरी लाइफ में तुम पहली लड़की हो जो मेरे इतने करीब आकर भी जिंदा है। अगर तुम्हारी जगह शायद उस दिन होटल में कोई और मुझे किस करता तो शायद अब तक वह जिंदा ना होती, पर तुम्हें देखकर मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आती है, दिल को सुकून मिलता है। तुम्हारे यह मासूम सा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। खुशी ने कहा, पर क्यों? मैंने तो ये सुना था कि आपको लड़कियों से नफरत है, फिर मैं ही क्यों? और आपको लड़कियों से नफरत क्यों है? आपको क्यों लगता कि सब आपको धोखा देंगे? कृष अपनी खुशी से पूछा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि दुनिया में एक औरत सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? खुशी ने कुछ सोचकर कहा, अपने परिवार से। ऋषभ ने कहा, मैं किसी एक इंसान के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ कि अगर एक औरत अपने पिता, बेटे और पति मेरे सबसे ज्यादा पर किससे करेगी? खुशी ने झट से जवाब दिया, आपने बेटे से। ऋषभ ने खुशी से कहा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि एक माँ दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करती हैं? खुशी ने कहा, मुझे नहीं, दुनिया में हर किसी को यही लगता है कि एक माँ सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से ही करते हैं और अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकती है, और यह सच है, आपको ये समझना चाहिए। अच्छा तो क्या एक माँ अपने छोटे से दूध पीते बच्चे को अकेला छोड़कर सिर्फ पैसों के लिए चली जाए तो उसे क्या कहेंगे, माँ की ममता या पैसों की लालची औरत? खुशी ने हैरानी से कहा, मैं तो ऐसे किसी औरत को नहीं जानती हूँ और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई होगी इस दुनिया में। अगर होगी तो वह हो सकता है उस बच्चे की माँ ना, या फिर उस औरत को अपने बच्चे से कोई प्यार ही ना हो। ऋषभ ने कहा, होती है ऐसी औरत, यह और कहीं नहीं मेरी माँ है जो मुझे सिर्फ 3 साल की उम्र में पैसों के लिए छोड़कर चली गई। उसे कोई परवाह नहीं थी मेरे में जियो या मरो। खुशी मेरी सबकी तरह है, रानी से देखते हुए का, क्या सच में आपकी माँ आपको छोड़कर चली गई थी? ऋषभ जॉब तक खिड़की से बाहर शहर के नज़ारे को देख रहा था। वह खुशी की तरफ पलटा। खुश नहीं देखा कि ऋषभ की आंखें नम हो चुकी थी और एकदम लाल दिख रही थी। खुशी ने आज से पहले ऋषभ की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। ऋषभ जाकर सीधा खुशी के गले लग गया। खुशी ने भी अपने दोनों हाथों से ऋषभ की पीठ को सहलाया और ऋषभ को शांत करने लगी। ऋषभ को खुशी की बाहों में अलग ही सुकून मिल रहा था। कुछ देर खुशी की बाहों में रहने के बाद परिषद खुशी से अलग हुआ और कहना शुरू किया, मैं ऐसा पहले नहीं था। खुशी मेरी लाइफ में हर बार जिस पर ट्रस्ट किया उसने मुझे धोखा दिया, तो कैसे खुद को किसी पर विश्वास करने के लिए मनाऊं? कुछ नहीं, ये दिल और दिमाग दोनों ही नहीं मानते किसी पर विश्वास करने को। जब खुद की माँ ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया तो किसी से क्या उम्मीद रखो, तुम ही बताओ। आज ऋषभ अपने दिल के सारे दर्द खुशी के साथ शेयर कर रहा था। खुशी को यकीन नहीं हो रहा था कि याद में जो दुनिया पर राज करता है उसके दिल में इतना ज्यादा दर्द होगा। खुशी निरीक्षक के हाथों को अपने हाथ में लिया और आंखों ही आंखों में कहा कि जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुशी ने पूछा, क्या आपकी माँ आपको सच में पैसों के लिए छोड़ कर गई थी? ऋषभ ने कहा, हाँ। खुशी में कहा, पर आप तो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपकी माँ आपको पैसों के लिए छोड़कर कैसे जा सकती है? शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी। ऋषभ ने खुशी से गुस्से से कहा, ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है कि एक माँ अपने छोटे से 3 साल के बच्चे को अकेला छोड़कर चली जाए? और रही बात पैसे की, तो हम पहले इतने रिच नहीं थे और वह औरत जिस आदमी के साथ भाग गई वो हमसे कहीं ज्यादा गुना रिच था, पर आज मैंने उस आदमी को अपने से कहीं ज्यादा नीचे लाकर रख दिया है। आज मैं उससे 100 गुना ज्यादा अमीर हूँ। खुशी ने कहा, क्या आपकी माँ उसके बाद आपसे कभी मिलने नहीं आई? ऋषभ ने कहा, उस औरत को मुझसे कोई मतलब नहीं है। जब भी मैं उस औरत को देखता हूँ मेरे दिल में एक टीस उठती है कि मैं इस औरत की कोख से पैदा हुआ हूँ। उस औरत के जाने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। उनको भी मुझसे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने से मतलब रखो। मैं बचपन में अकेला पड़ा, अकेला जिया। सिर्फ मेरी दादी थी मेरे साथ जो मुझे अच्छे से समझती थी, पर जब मैं 5th क्लास में था तब वह भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, कभी किसी से इतना क्लोज नहीं जाऊंगा कि वह मुझे हट कर सके।
मैंने कभी किसी को अपने खुद के करीब नहीं आने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी कमजोरी बनी या फिर मुझे किसी से लगाव हो। जब भी किसी कामिल को साथ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना पैसा होकर भी कुछ नहीं, सिर्फ पैसों से जिंदगी नहीं सी जाती। सबको लगता है कि अमीर होना मतलब सब कुछ होता है जिंदगी में, पर ऐसा नहीं है। आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, पर अपने लिए खुशियाँ, सुकून, ये सब पैसों से नहीं मिलता। जिस औरत ने मुझे जन्म दिया वह मुझे बचपन में छोड़कर चली गई। मेरे पापा ने तो तुम मुझसे प्यार नहीं किया। दादी जो मुझसे प्यार करती थी वह भी मुझे छोड़कर चली। दुनिया में हर रिश्ता झूठा होता है, इसलिए मुझे रिश्तों पर विश्वास नहीं। अगर मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ा तो शायद तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मैं कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। पर अगर तुम चाहोगी तुम्हें हमारे रिश्ते को नाम देने के लिए भी तैयार हूँ, पर इसके लिए मुझे वक्त लगेगा। खुशी ने कहा, आपने उसके बाद कभी खुद अपनी माँ से मिलने के बारे में नहीं सोचा? ऋषभ ने कहा, उस औरत को मुझसे कोई मतलब नहीं है। वह अपनी जिंदगी में अपने दूसरे पति और अपने दूसरे बच्चों के साथ बहुत खुश है। शायद उसे याद भी नहीं होगा कि उसका एक और बेटा है। ये सब कहते वक्त ऋषभ की आंखों में एक दर्द था जो शायद बयां करना मुश्किल है। खुशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आदमी तो दुनिया के सामने इतना क्रूएल बनता है, उसके दिल में इतना दर्द दफन है। ऋषभ ने खुशी की तरफ देखकर कहा, खुशी, क्या तुम मुझे इस दर्द से बाहर निकालने में मदद करोगी? क्या तुम मेरा सुकून बनना? मैं तुम्हें अपना सुकून बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में आकर मुझे जीना सिखाओगी? मैं जीना चाहता हूँ। खुशी ऋषभ हैरानी से देख रही थी। CH37 सुकून के पल। ऋषभ ने खुशी से कहा कि क्या तुम मुझे मेरा दर्द भूलने में मदद करोगी? मेरी हमदर्द बनोगी, मेरा सुकून बनोगी। अब आगे। खुशी ऋषभ की तरफ हैरानी से देख रही थी। खुशी अपने मन में सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। कहा वो ऋषभ को तकलीफ देना चाहती थी और अब ऋषभ के अतीत के बारे में जानकर खुशी के दिल में दर्द हो रहा था। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऋषभ से क्या कहे। उसका दिल कह रहा था कि वो ऋषभ को एक मौका दे और दिमाग कह रहा था कि ऋषभ हमेशा अपनी मर्जी तुम पर थोपता है। खुशी अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसी हुई थी। ऋषभ ने फिर से कहा, कहो ना प्लीज। ऋषभ की बात सुन के खुशी ऋषभ की आंखों में देखने लगी। खुशी को ऋषभ की आंखों में एक उम्मीद दिख रही थी, जैसे कह रहा हो प्लीज हाँ कह दो। ऋषभ की आंखों में देखकर खुशी को क्या हुआ कि खुशी ऋषभ की ओर बढ़ गई और ऋषभ के गले लग गई। ऋषभ तो हैरान हो गया क्योंकि आज से पहले कभी खुशी ऋषभ के करीब अपनी मर्जी से नहीं आई थी। पर ऋषभ को इस बात की खुशी थी, आज खुशी खुद उसके गले लग गई। ऋषभ ने भी खुशी को टाइटली हग कर लिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे के गले लगे हुए थे। दोनों को एक दूसरे की बाहों में सुकून मिल रहा था। खुशी को भी खुद पर हैरानी हुई कि कैसे वो ऋषभ के गले लग गई, पर खुशी को भी ऋषभ की बाहों में सुकून मिल रहा था। ऋषभ की जिंदगी में सब कुछ था, अगर कुछ नहीं था तो वो सिर्फ सुकून, और आज ऋषभ को खुशी के साथ सुकून मिल रहा था। काफी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे से चिपक खड़े रहे, पर अब खुशी के पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए खुशी ने ऋषभ से छूटने की कोशिश की, पर ऋषभ की पकड़ खुशी पर काफी टाइट थी। जब ऋषभ को महसूस हुआ कि खुशी उसकी बाहों में कसमसा रही है तो ऋषभ की पकड़ खुशी पर ढीली हो गई। खुशी ऋषि की बाहों से आजाद होके थोड़े साइड हट गई। खुशी की नज़रें नीचे थी और ऋषभ खुशी को ऐसे शर्माता देख स्माइल कर रहा था। खुशी ने कहा, हमें घर जाना चाहिए। ऋषभ ने कहा, थोड़ी देर रुको ना, आज बहुत लोनली फील हो रहा है। खुशी ने कहा, हमें घर जाना चाहिए। ऋषभ ने कहा, थोड़ी देर रुको ना, आज बहुत लोनली फील हो रहा है। ऋषभ की आवाज में उदासी साफ नजर आ सकती थी, पता नहीं, पर खुशी को ऋषभ को ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खुशी को तो वो अकाडू सडू वाला ऋषभ ही ज्यादा पसंद था। खुशी ने हाँ कह दिया। ऋषभ खुशी का हाथ पकड़ के सीधा बालकनी की तरफ ले गया। बाहर की ठंडी हवाएं दिल को सुकून दे रही थी। ऋषभ खुशी लेके बालकनी में लगे झूले पे बैठ गया और खुशी अपनी गोद में बिठा लिया। खुशी ने आज बिल्कुल ऋषभ का विरोध नहीं किया। पता नहीं ऋषभ का यूं उसको अपने पास्ट के बारे में बताना खुशी को अंदर से खुशी महसूस करा रही थी।
दोनों चुपचाप आसमान में तारों को निहार रहे थे। ऋषभ ने अपना सर खुशी के कंधों पर रखा हुआ था। खुशी ने अचानक से कहा, आपसे कुछ पूछूं? ऋषभ ने बस हूँ में जवाब दिया। खुशी ने कहा, आप अपनी फैमिली साथ क्यों नहीं रहते? ऋषभ ने कहा, मेरे पास फैमिली के नाम पर कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ इस दुनिया में, और जो लोग खुद को मेरी फैमिली कहते हैं उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ मेरे पैसों से, और मुझे ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। खुशी ने कहा, पर श्रेया तो आपकी बहन है और वह तो हमेशा से अच्छी है, क्या वह भी सिर्फ पैसों के लिए आपको भाई मानती है? ऋषभ ने कहा, नहीं, श्रेया की मॉम बहुत बुरी औरत है, उन्हें सिर्फ सजने संवरने और पैसों से मतलब है। उन्होंने शायद ऐसी शादी भी सिर्फ पैसों के लिए ही की है, पर श्रेया वैसी नहीं है, वो बचपन से मुझे भाई मानती है। खुशी ने कहा, तो क्या आप उसे बहन नहीं मानते? ऋषभ ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं भी उसे बहन मानता हूँ, भले ही स्टेप सिस्टर ही सही, पर वह मेरी बहन है। भले ही मेरे डैड ने मुझे कभी प्यार ना दिया हो, पर उनकी वजह से श्रेया जैसी अच्छी बहन मुझे मिली। श्रेया बहुत मासूम है, बिल्कुल बच्चे जैसी, और बहुत जिद्दी भी है। मुझे उसकी केयर है, इसलिए मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट भी है करता हूँ ताकि वह कभी गलत रास्ते पर ना जाए। पर शायद उसे ये लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, तो फिर वह मेरी स्टेप सिस्टर है, इसलिए मैं उसे बहन नहीं मानता। ऐसा नहीं है, मैं चाहकर भी किसी रिश्ते पर ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से दूर रहना चाहता हूँ ताकि कभी मेरा कोई ट्रस्ट ब्रेक ना कर सके। मैं कभी अपनी लाइफ में किसी लड़की को नहीं आने देना चाहता था, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हूँ तब से मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती रखूं, पर मुझे ये भी पता है कि जबरदस्ती हम किसी से प्यार नहीं करवा सकते, किसी से अपनी परवाह नहीं करवा सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें समझ सकूं। खुशी ध्यान से ऋषभ की सारी बातें सुन रही थी। उसे खुद के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान खुद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, उसका दिल अंदर से इतना अच्छा भी हो सकता है। ऋषभ ने खुशी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मुझसे दूर जाने की कभी कोशिश मत करना, अगर ऐसा किया तो मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, पर कभी मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, क्योंकि इतने धोखे काटकर मुझे धोखे से सख्त नफरत है। ये सब कहते वक्त ऋषभ की आंखों में एक अलग ही तरह की वार्निंग खुशी को नजर आ रही थी। इतना कहकर ऋषभ खुशी को गोद में लिए ही झूले से उठ खड़ा हुआ और सीधा होटल के नीचे जाने लगा। खुशी चुपचाप ऋषभ के गोद में किसी बच्चे की तरह बैठी हुई थी। ऋषभ सीधा जाके अपनी कार में बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कार सीधा मुंबई के रास्तों में दौड़ने लगी। पूरी गाड़ी में सन्नाटा छाया हुआ था। खुशी अभी भी ऋषभ की गोद में थी। हरीश आपका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। कुछ देर पहले जो ऋषभ खुशी से अपने दिल की बातें शेयर कर रहा था, वह पूरी तरह से अपने पहले वाले डाकोरे हमें वापस आ चुका था। कुछ देर बाद कार खुशी के घर के कुछ दूरी पर आकर रुकी। ऋषभ ने झट से खुशी के लिप्स पर एक हल्की सी किस दे और कहा, जस्ट 1 वीक, 1 हफ्ता, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए आना है, समझी? इतना कहने के बाद ऋषभ ने एक बार फिर से खुशी को अपने सीने से लगा लिया। करीब 1-2 मिनट बाद खुशी को अपने बाहर से आज़ाद किया। खुशी छत से कार से बाहर उतरी और अपनी बेकाबू हुई सांसों कंट्रोल करने में लगी हुई थी। ऋषभ की कार भी वहां से चली गई। खुशी ने खुद को शांत किया और घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी। खुशी ने डोरबेल बजाई तो दरवाजा दिया जी ने खोला। भैया जी ने खुशी से कहा, आओ बेटा अंदर। खुशी के अंदर आने के बाद दिया जी ने कहा, कैसी रही बेटा पार्टी, एंजॉय तो किया ना अच्छे से? खुशी ने बस हाँ में जवाब दिया। दिया जी ने कहा, अच्छा बेटा तुम थक गई होगी, अपने रूम में जाकर आराम करो। खुशी नहीं थी, इसका कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप अपने रूम में चली गई। खुशी रूम में जाकर जल्दी से बाथरूम में गई और नाइट सूट लेकर बाहर चेंज करके वापस अपने बेड पर पेट के बल लेट गए। खुशी ऋषभ के साथ आज हुई सारी बातों के बारे में सोच रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषभ का भी पास्ट इतना दर्दनाक हो सकता है। खुशी ऋषभ के बारे में सोच रही थी कि कैसे कार में कैसे ऋषभ ने उसे एक्सेप्ट, किस दिन उस केस में सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आ रहा था, किसी को पता नहीं, पर खुशी विशेष के बारे में सोचकर खुद में ब्लश किए जा रही थी।
खुशी ने कहा क्या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए, शायद क्योंकि वैसे भी वह तो मेरा पीछा छोड़ नीचे रहा। मैं भी ट्राई करूंगी इसे समझने की। जितना आज मैं उसके बारे में जानकार हूँ मुझे लगता है कि वह बस बचपन में प्यार ना मिलने की वजह से ऐसा बना है। शायद अगर उसे कोई प्यार करे तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। खुशी यह सब सोच रही थी। यह सब सोचते सोचते खुशी नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह जब खुशी कॉलेज पहुंची तब उसे क्लासरूम के बाहर मयंक, रोहित, साक्षी और रिया नजर आए। खुशी उन चारों के पास गई और चारों को गुड मॉर्निंग विश किया। उन चारों ने भी मुस्कुराते हुए किसी को गुड मॉर्निंग कहा। साक्षी खुशी को आंखों के इशारे से कुछ कह रही थी जिसका मतलब खुशी बखूबी ही समझ रही थी। खुशी ने आंखों के इशारे से साक्षी से कहा कि बाद में। वह पांचों लोग क्लास के अंदर चले गए। हाथों अपनी अपनी बेंच पर जाकर बैठ गए। अंदर क्लास के सर मिश्रा सर आए और उन्होंने कहना शुरू किया, अच्छा तो आप सबको जानते हैं कि कुछ दिन बाद कॉलेज में एनुअल डे फंक्शन है, तो उस सब के लिए आप सब ने अभी तक अपने नाम एनएचआई लिखा है। आज लास्ट डे है तो आप सब अपने अपने नाम जल्दी से लिखवा लीजिए। मिश्रा सर की बात सुनकर सब में खुसर पुसर शुरू हो गई। मिश्रा सर का लेक्चर खत्म होने के बाद सब आपस में फिर से बातें करने लगे। रिया ने पूछा, मयंक तुम कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो? मयंक कुछ बोल रहा था, उससे पहले ही रोहित बोला, उससे तुम्हें क्या बंदरिया। अपने लिए बंदरिया सुन के रिया का दिमाग फिर से खराब हो गया। वह किसी जंगली बिल्ली की तरह रोहित पर कूद पड़ी और उसके बाल खींचने लगी। रोहित भी रिया के बाल खींचने लगा। दोनों किसी बच्चे की तरह आपस में लड़ रहे थे और पूरी क्लास उन दोनों को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। खुशी और मयंक दोनों को आपस में छुड़वाने में लगे हुए थे पर दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। CH38 एनुअल डे की तैयारी। कल आपने पढ़ा था कि मिश्रा सर क्लास में आकर सब बच्चों को एनुअल डे फंक्शन में नाम लिखवाने की लास्ट डेट के बारे में बता रहे थे और क्लास में सबके बीच इस बारे में बातचीत शुरू हो चुकी थी। अब आगे रिया और रोहित एक दूसरे से बच्चों की तरह एक दूसरे के बाल खींचकर लड़ झगड़ रहे थे। मयंक रोहित को खींच रहा था और खुशी लिया को, पर दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर में खुशी को बहुत ज्यादा गुस्सा, यार खुशी चिल्लाते हुए बोली, स्टॉप, चुप, दोनों के दोनों लड़ना बंद करो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो तुम। खुशी की गुस्से से भरी आवाज सुनकर रिया और रोहित ने लड़ना बंद कर दिया। दोनों खुशी की तरफ मासूम बच्चों को जैसी शक्ल बनाकर देखने लगे। रिया ने कहा, देखना यार खुशी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस बंदर के बच्चे नहीं मुझे पहले परेशान किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। रिया की बात सुनकर रोहित झट से बोला, खुशी इसमें मेरी गलती नहीं है, बंदरिया हमेशा ही ऐसे करते हैं, पता नहीं कौन से पागलखाने से भागकर आई है, गलती से शायद इसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वरना इसे किसी जू में डाल देना चाहिए। खुशी ने देखा कि दोनों फिर से लड़ने वाला है, इसलिए खुशी ने कहा, बिल्कुल चुप, दोनों के दोनों चुप हो जाओ। खुशी की बात दोनों ने चुपचाप मांगी और दोनों अपनी गर्दन नीचे झुका के चुपचाप बैठ गए। उन दोनों को ऐसा करता देख मयंक और साक्षी को बहुत हंसी आ रही थी, पर दोनों ने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। रोहित और या किसी छोटे बच्चों जैसे उदास होकर बैठ गए थे। खुशी ने कहा, अच्छा अब तुम दोनों साइड होना बंद करो, हम बाहर चल के इसके बारे में बात करते हैं कि हम आने वाली डेट में कौन कौन किस किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। खुशी की बात पर सबने सहमति जताई। लंच ब्रेक में वह पांचों मिलकर कैंटीन में बैठे थे। सबसे पहले खुशी ने कहा, अच्छा तो चलो डिसाइड करते हैं कि हम सब कौन कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस पर रिया ने झट से कहा, अरे खुशी इसमें सोचना क्या है, साक्षी को पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और रही तेरी बात तो तू तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी, और रही मेरी बात तो मैं सिंगिंग में ट्राई करने की सोच रही हूँ। रिया की बात सुनकर रोहित ने हंसते हुए कहा, अगर तुम गाना गाओगी तो सारी ऑडियंस पक्का भाग जाएगी। रोहित की बात सुनकर रिया रोहित को गुस्से से घूरने लगी। उन दोनों की बात बीच में काटते हुए साक्षी ने कहा, अरे रोहित ऐसा नहीं है, प्रिया सच में अच्छा गाना गाती हैं। साक्षी ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे?
साक्षी ने खुद की बात पर अपने सर पर टपली मारते हुए कहा, अरे यार मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। मयंक तो डेफिनेटली पेंटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वह तो वर्ल्ड क्लास पेंटर है, और अगर मयंक पार्टिसिपेट करेगा तो हमारा जीतने का तो कोई चांस ही नहीं। मयंक ने कहा, नहीं मैं पेंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूसरों को भी मौका मिले, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं इस बार डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। मयंक ने अपने मन में कहा, तुम लोगों को कैसे बताऊं कि अगर मैंने पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो मुझे खुशी से दूर रहना पड़ेगा, और खुशी अगर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाली हो तो मैं भी डांस कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट करूंगा। मयंक ये सब मन ही मन सोच रहा था। साक्षी ने कहा, ठीक है, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? नहीं प्लीज मना मत करना, हम अभी अभी फ्रेंड बने हैं, क्या तुम अपने फ्रेंड की एक बात भी नहीं मान सकते? मयंक ने हंसते हुए साक्षी से कहा, पहले तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें किस चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या नहीं। अगर कर सकूँ तो यह मैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी और मैं तुम्हारी मदद करने की जरूर कोशिश करूंगा। मयंक की बात सुनकर साक्षी ने कहा, क्या तुम मुझे पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी करने में हेल्प कर दोगे प्लीज? मयंक ने झट से कहा, बिल्कुल, वी आर फ्रेंड्स। साक्षी ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच। उन दोनों की बात बीच में काटते हुए रिया ने कहा, हम सबका तो डिसाइड हो गया, अब ये बंदर का बच्चा किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ टैलेंट होगा, तो हम इसे साफ सफाई करने के लिए रख लेते, स्टेज पर पोछा झाड़ू करने के लिए कुछ तो काम आएगा। रिया की बात सुनकर रोहित को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और रोहित कुछ कहता इससे पहले मयंक ने रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, रिया ऐसा नहीं है, रोहित भी बहुत अच्छा गाना गाता है, वह गिटार भी बहुत अच्छी बजाता है, इसलिए रोहित भी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसी पर यानी कहाँ तक ठीक है, अब सबका डिसाइड हो चुका है, मैं और यह बंदर हम दोनों सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और साक्षी तो पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी, तुम और खुशी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले। अरे मेरे पास एक आइडिया है। रिया कैसे जोर से बोलने के कारण सब उसको घूर कर देखने लगे। रिया ने अपनी बात संभालते हुए कहा, अरे सुनो तो बाबा, तुम दोनों साथ में एक रोमांटिक कपल डांस करो, कैसा लगा मेरा आइडिया? बताओ बताओ। आई नो मेरी तारीफ के लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं है, पर रहने दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो आई एम द बेस्ट। रिया की बात सुनकर सब उसको ऐसे देख रहे थे जैसे मानो कोई पागल उनके सामने बैठा हूँ जो खुद की ही तारीफ किया जा रहा था। पर रिया की बात सुनकर मयंक के दिल में तो खुशी के मारे लड्डू ही फूटने लगे, इस ख्याल से ही कि वह और खुशी एक कपल की तरह डांस करेंगे। मयंक ने बात संभालते हुए खुशी की तरफ देखकर कहा, क्या खुशियों में साथ में एक डांस कर सकते हैं? मयंक के ऐसे इतने अच्छे तरीके से पूछने की वजह से खुशी उसे मना नहीं कर पाई और खुशी ने भी हाँ कह दिया। हाँ कहने के बाद खुशी को ऋषभ का ख्याल आया कि अगर ऋषभ को पता चला तो वह उसका क्या हाल करेगा। पर अब खुशी में आपको हाँ कह चुकी थी तो अब उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए खुशी में गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, जो होगा देखा जाएगा। वही कोई था जो सबसे ज्यादा उदास था और वह कोई और नहीं साक्षी थी। साक्षी मन ही मन मयंक को पसंद करने लगी थी और यह सोचकर कि खुशी और मयंक एक कपल की तरह डांस करेंगे, साक्षी को दिल में बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वह बस चुप ही रही। सब कैंटीन से लंच करने के बाद क्लासरूम में वापस आए और अपने सारे लेक्चर अटेंड करने लगे। कॉलेज खत्म होने के बाद सब एक साथ क्लासरूम से बाहर निकले और सब एक दूसरे को बाय करके अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। वही रास्ते में जब खुशी जा रही थी अपने घर की तरफ जाने के लिए ऑटो की वेट कर रही थी, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। खुशी को ये जानने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा आपकी यह कार किसकी है। उसके सामने ऋषभ की लग्जरियस कार खड़ी थी। खुशी ने बिना कुछ सोचे जल्दी से कार का डोर ओपन किया और कार के अंदर बैठ गई। खुशी के अंदर बैठते ही ऋषभ ने झट से खुशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। खुशी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसे अब इस सब की आदत हो चुकी थी।
ऋषभ ने खुशी के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए पूछा, कैसा रहा आज का दिन? खुशी ने नॉर्मल वे में, अच्छा था। ऋषभ ने कहा, और कुछ जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए पर तुम बताना नहीं चाहती या फिर कुछ छुपाना चाहती हो? ऋषभ की बात सुनकर खुशी अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उसे याद आया कि ऋषभ ने कहा था कि लड़कों से दूर रहना, और उसके कॉलेज में तो 2 फ्रेंड लड़के हैं जिनके साथ वह 2 दिन से घूम रहे हैं। तो कहीं इस बारे में ऋषभ को तो पता नहीं चल गया, जिस वजह से ऐसे सवाल किए जा रहा है। खुशी ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। ऋषभ ने खुशी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो मेरा रिवार्ड दो जल्दी से। खुशी ने कंफ्यूजन से पूछा, कैसा रिकॉर्ड? ऋषभ ने घूर कर खुशी की तरफ देखा और कहा, इतनी जल्दी भूल गई? कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट वाली शर्त याद है? खुशी को याद आया कि उस शर्त में लिखा था कि खुशी को दिन में कम से कम 15 बार फिर सबको किस करना होगा। ये सोचते ही खुशी के गाल शर्म के मारे लाल हो गए। खुशी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। ऋषभ ने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम भूल गई हो, पर मुझे तो याद है, और भूलने की भी सजा तो तुम्हें मिलेगी। खुशी कुछ कह पाती इससे पहले ही ऋषभ ने दोनों हाथों से खुशी के गालों को पकड़ा और अपनी तरफ खुशी का सर घुमाकर उसके लिप्स को ब्लॉक कर दिया और किस करना स्टार्ट कर दिया। ये सब इतनी जल्दी ही आपकी खुशी को कुछ व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिला। ऋषभ खुशी को पैसे निकले किस कर रहा था और खुशी चुपचाप शब्द जो कर रहा था वह होने दे रही थी। बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ऋषभ के हाल संदेश को देख रही थी, जो इस वक्त पूरी तरह से उसे किस करने में फोकस था। करीब 10 मिनट तक ऋषभ खुशी को किस करता रहा, जब तक खुशी की सांसें उखड़ने नहीं लगी। ऋषभ ने जब खुशी को छोड़ा तो खुशी जोर जोर से सांस लेने लगी। सांस ना ले पाने की वजह से खुशी का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। इस वजह से खुशी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ ने खुशी के गालों को बारी बारी चुम्मा, फिर बारी बारी खुशी के दोनों आंखों को चुना और बेहद सिडेक्टिव वे में खुशी के कान के पास जाकर बोला, यू आर सो ब्यूटीफुल। CH39 मयंक और खुशी की डांस रिहर्सल। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ऋषभ और खुशी ऋषभ की गाड़ी में बैठे थे। अब आगे ऋषभ ने खुशी के दोनों गाने को चूमते हुए कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी, और खुशी ईयरलोब को बाइट कर लिया। ऋषभ के बाइट की वजह से खुशी के बॉडी में पूरी सिहरन दौड़ गई। ऋषभ ने फिर एक बार खुशी के लिप्स को किस करना स्टार्ट कर दिया। करीब 5 मिनट बाद ऋषभ ने खुशी को किस करना बंद किया और खुशी को ठीक से अपनी गोद में बिठा दिया और खुशी के कंधे पर सर रखकर चुपचाप खुशी की खुशबू को महसूस करने लगा। गाड़ी में शांति पसरी हुई थी, फिर भी दोनों के दिल में सुकून था। पता नहीं पर खुशी को भी ऋषभ का साथ अब अच्छा लगने लगा था। कुछ देर बाद कार खुशी के घर के थोड़े दूर पर आकर रुकी। खुशी जल्दी से कार से उतरने को हुई कि ऋषभ ने फिर से कहा, फिर एक बार भूल गई? अच्छा तो तुम्हें सजा कम पड़ गई शायद। बेशक का इतना कहते ही खुशी झट से पलटे और ऋषभ के मिक्स पर एक सॉफ्ट किस करके जल्दी से कार से उतर कर भाग गई। खुशी की इस हरकत पर ऋषभ खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसके पेज पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। खुशी झट से घर के अंदर चले गए और ऋषभ की कार भी वहां से ऋषभ के मानसून की तरफ निकल गई। अगले दिन जब खुशी कॉलेज पहुंची तब उसके चारों दोस्त उसी का इंतजार कर रहे थे। सब ने मिलकर तय किया कि वह लोग आज खुशी और मयंक को इनसे सॉन्ग पर डांस करेंगे, ये डिसाइड करेंगे। इसलिए वो पांचों जाकर कैंटीन में बैठ गए और डिस्कस करने लगे। सब अपनी सोच में घूम थे। उतने में ही रिया जोर से चिल्लाई, मुझे मिल गया, बेस्ट सॉन्ग मिल गया। रिया के चिल्लाने की वजह से बाकी चारों ने अपने कानों को अपने हाथों से ढक लिया। रोहित ने चिढ़ाते हुए कहा, जब देखो तब चिल्लाती रहती है, पागल कहीं की, पता नहीं कहां से ये कॉलेज में आ गए, इसे तो जू में रखना चाहिए, बहुत लोग आएंगे इसे देखने। रोहित की बात सुनते ही रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा। यार, गुस्से में रिया ने वहां का पानी का ग्लास उठाकर रोहित के चेहरे पर डाल दिया। बाकी तीनों हक्के बक्के होकर उन दोनों की लड़ाई देख रहे थे। फिर से शुरू हो गई दोनों की तू मैं। दोनों ने फिर से एक दूसरे के बाल पकड़ लिया, खींचने लगे। उन दोनों की हरकतें देखकर बार खुशी, साक्षी और मयंक में जोर जोर से हंसने लगे।
साक्षी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए खुशी और मयंक से कहा, मुझे तो लगता है ये दोनों पिछले जन्म में जरूर सांप और नेवला रहे होंगे। उन तीनों को खुद पर हंसता देख रोहित और रिया शांत होकर बैठ कर गए। खुशी ने पूछा, अच्छा हरिया बताऊं कौन सा सॉन्ग तुम्हें लगता है हमारे डांस के लिए ठीक होगा? हरियाणा एक्साइटेड होकर कहा, हाँ सुनो, अभी अभी रिलीज हुआ है ना राता लंबिया, वह एकदम न्यू रिलीज सॉन्ग है। सबको वह सॉन्ग बहुत पसंद आया। उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि खुशी और मयंक इसी सॉन्ग पर कपल डांस करेंगे। कुछ देर बाद वह पांचों कैंटीन से बाहर निकले। खुशी और मयंक सीधा डांस रिहर्सल करने के लिए चले गए और बाकी तीनों क्लास अटेंड करने के लिए। खुशी और मयंक जब रिहर्सल रूम में पहुंचे तब वहां पर उनका कोरियोग्राफर अमन मौजूद था। अमन मुंबई का फेमस कोरियोग्राफर था। मयंक ने ही उससे खुद को डांस सिखाने के लिए हायर किया हुआ था। अमन ने उन दोनों को देखकर कहा, जैसा कि मुझे पता है तुम दोनों के पास डांस रिहर्सल के बीच सिर्फ 3 दिन का समय है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी डांस रिहर्सल स्टार्ट करनी होगी। सो आर यू रेडी गाइज? अमन की बात पर खुशी और मयंक ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। अमन ने उन दोनों को देखकर कहा, ओके देन स्टार्ट। कुछ देर बाद हमने उन दोनों को कुछ भेजते बट रोमांटिक स्टेप्स सिखाए और खुशी और मयंक भी उन्हें अच्छी तरह से फॉलो करने लगे। ज्यादातर स्टेप्स में मयंक को खुशी को अपनी बाहों में उठा के घुमाना था, जिस वजह से खुशी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और मयंक भी यह बात समझ रहा था कि खुशी ऐसे डांस करने में कंफर्टेबल फील नहीं करनी ही है। इसलिए मयंक ने अमन से कहा, अमन क्या हम कुछ देर का ब्रेक ले सकते हैं? अमन ने कहा ठीक है, क्योंकि वह दोनों बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे इसलिए अमन को ज्यादा टेंशन नहीं थी। अमन ने कहा, मैं 10 मिनट बाद वापस आता हूँ, तब तक के लिए तुम दोनों का रेस्ट करो। इतना कहोगे अमर डांस रिहर्सल रूम से बाहर चला गया। अमन के जाने के बाद मयंक ने खुशी की तरफ देखते हुए खुशी से प्यार से कहा, अर्नव खुशी की तुम ऐसे डांस करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, पर हम प्यार से आप और ये तो सीखता है तो इसमें इतना माइंड मत करो, ओके? कुछ देर तक मयंक ऐसे ही खुशी को समझाता रहा, जिस वजह से खुशी का अब अच्छा महसूस हो रहा था। कहीं ना कहीं हो ये जानती थी कि मयंक एक बहुत अच्छा लड़का है। रिच फैमिली का होने के बावजूद मयंक बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। इसी वजह से खुशी ने मयंक से दोस्ती की थी, क्योंकि मयंक एक नेक दिल इंसान था और हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाला था। कुछ देर बाद अमन वापस आया और उन्होंने फिर से डांस की प्रैक्टिस स्टार्ट की। इस बार खुशी मयंक के साथ डांस करने में कंफर्टेबल फील कर रही थी। इस वजह से महिलाओं को अपने दिल में बहुत खुशी हो रही थी कि खुशी उसकी बात समझती है। दोनों की आज की रिहर्सल कंप्लीट हो चुकी थी और अमन को आज बहुत अच्छा लग रहा था। अमन उन दोनों से काफी इम्प्रेस था। अमन ने दोनों को कहा, तरीगोइड मुझे नहीं लगता कि तुम इतने दिन भी लगेगी इस डांस की प्रैक्टिस पूरी करने में। हमने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं, बाय। अमन के जाने के बाद वह दोनों भी बाहर निकल गया। उन दोनों ने देखा तो उनके तीनों दोस्त बाहर खड़े उनका वेट कर रहे थे। उन दोनों के बाहर आते ही तीनों ने एक साथ खाना कैसी रही प्राप्ति, दोनों ने शांति से जवाब दिया, ठीक थी। साक्षी में जल्दी से आगे आते हुए मंत्री कहा, तुम भूले तो नहीं ना अपना प्रॉमिस, प्लीज मेरे घर कर दो, मुझे भी पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। महीने में हंसते हुए कहा, हाँ बाबा मुझे याद है, चलो। इतना कहकर मयंक पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मयंक के पीछे ही बाकी चारों आने लग गए। उस रूम में जाकर मयंक ने ही स्केच बोर्ड को सेट किया और जल्दी से वहां पर कुछ ड्रॉ करने लगा। पिक्चरों बस मयंक के हाथों की मुंह में देख सकते थे। उसकी हाथों की मुंह में इतनी फास्ट थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मयंक क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह चारों लगातार उस पेंटिंग को देख रहे थे, पर अभी तक उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब मैं उनके हाथ रुके तो वहां पर उन पांचों की पेंटिंग तैयार थी। वह पेंटिंग देखकर चारों हक्के बक्के रह गए। ठीक है, पेंटिंग बिल्कुल एग्जैक्टली उन पांचों की कॉपी लग रही थी। कोई कह नहीं सकता था कि इस पेंटिंग को बनाने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि वह पेंटिंग इतनी सुंदर थी कि कोई चाहकर भी 10 दिन में भी ना बना पाए। पर मयंक ने सिर्फ 20 मिनट में उन पांचों की पेंटिंग बना डाली थी। पेंटिंग में बीच में तीनों लड़कियां खड़ी थी और दोनों साइड मयंक और रोहित को पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये पेंटिंग उस समय बनाई गई थी जब चारों बाहर चांदनी रात में घूमने निकले थे।
बहुत चारों अभी भी पेंडिंग को देख रहे थे, पर उन सब में रोहित का रिएक्शन नॉर्मल था क्योंकि वह हमेशा से मयंक के साथ रहा था, तो उसे मयंक के टैलेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता था। पर वह भी सरप्राइज रह गया क्योंकि उन पांचों की पेंटिंग ही बनी इतनी सुंदर थी। मयंक जब पलटा तो उन चारों को भूत बने देख हंसते हुए कहाँ कहाँ खो गए तुम चारों, खड़े खड़े ही सो गए क्या? मयंक की बात सुनकर उन चारों को होश आया। चारों मयंक की तरफ देखते हुए कहा, हो यार, यू आर जीनियस। खुशी ने जल्दी से कहा, प्लीज पेंटिंग में रख सकते हो, प्लीज प्लीज प्लीज। खुशी की इतनी रिक्वेस्ट देखकर हंसते हुए कहा, बिल्कुल रख सकती हो। खुशी ने कहा था कि सो मच। साक्षी ने कहा, अगर तुमने पार्टिसिपेट किया तो किसी का जीतने का तो चांस ही नहीं है। मयंक ने कहा, डोंट वरी, मैं पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा हूं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जब मैं पेंटिंग बना रहा था तब तुमने नोटिस किया कि मैंने क्या किया? साक्षी ने कहा, तुमने एक बार भी ब्रश को स्केच बोर्ड से नहीं हटाया और सिर्फ अपनी आंखें स्केटबोर्ड पर ही लगाए रखीं। मयंक ने कहा, गलत, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मुझे क्या बनाना है। अगर मैं एक अच्छा पेंटर हूं तो मैं बिना देखे भी उस पेंटिंग को बहुत अच्छे से बना सकता हूं। अगर वह मेरे दिमाग में चल रही है, तुम्हें यही सोचकर पेंटिंग बनानी है और यही तुम्हारी प्रेरणा होगी। जब ये तुम सोचोगी तब तुम्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम सबसे अच्छी पेंटिंग बनाओगी। तो समझ आई मेरी बात? साक्षी ने हाँ में गर्दन हिला दी। मयंक ने कहा, तो समझी, तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार से जब भी तुम कोई पेंटिंग बनाओगी तो उस पेंटिंग की छवि अपने दिमाग में बसा लेना और उसके अलावा कोई भी विचार नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में जब तक तुम पेंटिंग बनाते रहो, ठीक है? साक्षी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। मयंक ने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम अब एक बार ट्राई करो। साक्षी ने ब्रश लिया और स्केच बोर्ड पर दूसरा कागज लगाकर पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। साक्षी ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और अपने हाथ चलाने लगी। कुछ देर बाद साक्षी ने एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार से निहार रही थी और वह बच्चा अपनी माँ के गोद में सो रहा था। वह पेंटिंग दिखने में बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे सामने कोई औरत सच में बैठे हो। पेंटिंग खत्म होने के बाद साक्षी ने देखा, वह चारों के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। मयंक में साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अगर दिमाग में एक चीज बसा लो तो तुम्हें वह अच्छी तरीके से करने से कोई नहीं रोक सकता। इस पेंटिंग को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत है। तुम जरूरी है कंपटीशन जीतेगी। मयंक की बात सुनकर साक्षी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आखिर आए भी क्यों ना, आखिर उसके प्रिंस चार्मिंग ने जो उसकी तारीफ की थी। कुछ देर बाद सब घर जाने के लिए कॉलेज से निकल गए क्योंकि आज सब थक चुके थे। तो क्या होगा आने वाले एपिसोड में? आपको क्या लगता है कैसा होगा इनका आने वाले इवेंट, और क्या होगा जब भी सबको पता चलेगा खुशी और मयंक के डांस परफॉर्मेंस के बारे में? क्या करेगा मैं आऊंगा? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। CH40 ऋषभ को सताई खुशी की याद, तो चलिए जाए बिना देरी किए आज की कहानी का एपिसोड पढ़ते हैं। कल आपने पढ़ा था कि खुशी और मयंक के डांस रिहर्सल के बाद मयंक अपने चारों दोस्तों को लेकर पेंटिंग रूम की तरफ चला गया। उसने एक पेंटिंग बनाई और साक्षी को कुछ मोटिवेशन देने के बाद बाकी सब अपने अपने घर चले गए। अब आगे अगले दिन जब सब कॉलेज पहुंचे तब कॉलेज में बहुत ज्यादा चारपाई थी क्योंकि एनुअल डे इवेंट में सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। उधर ऋषभ 2 दिनों से बिजनेस ट्रिप पर USA गया हुआ था और अभी उसे वापस आने में और 2 दिन का समय लगने वाला था। इस बीच उसकी खुशी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और अपना काम जल्दी से पूरा करने के चक्कर में उसने एक बार भी खुशी को फोन नहीं किया था। ऋषभ को खुशी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वह अपने USA के मेन ब्रांच में बैठा हुआ काम कर रहा था। उसके केबिन में जो कोई भी आता ऋषभ उसे खुशी ही कहकर बुलाता। सब कंफ्यूज थे कि उनके सर आखिर उन्हें एक लड़की के नाम के साथ क्यों बुला रहे हैं। ऋषभ खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे खुशी से इतना लगाव कब हो गया कि वह खुशी के बिना अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। ऋषभ अपने केबिन में बैठकर अपनी फाइल्स कंप्लीट कर रहा था, तभी उसके कैबिन में राघव आया। राघव के आते ही राघव ने कहा, बॉस, वह हमें अभी और 1 हफ्ता लग सकता है।
राघव की बात पर ऋषभ ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए सारा काम हम 2 दिन में ही कंप्लीट करके वापस इंडिया जाएंगे। राघव भी आगे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह जानता था कि अगर ऋषभ ने एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए राघव भी चुपचाप मान गया। उधर खुशी के कॉलेज में मयंक, खुशी, साक्षी, रोहित और रिया को कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे थे। सब एनिमल डे की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे थे। कुछ देर बाद उनकी बातें खत्म हुई। खुशी और मयंक अपने डांस रिहर्सल के लिए चले गए। रोहित और रिया संगीत कंपटीशन की प्रैक्टिस करने के लिए चले गए और साक्षी पेंटिंग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए चली गई। शाम को उन पांचों ने अपनी सारी कंपटीशन की तैयारी कर ली थी क्योंकि उनके पास अब प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा था। शाम को जब वह पांचों मिले तब पांचों काफी थक चुके थे। उन पांचों में सबसे ज्यादा बुरी हालत तो रोहित और रिया की थी क्योंकि कंपटीशन की प्रैक्टिस के साथ साथ दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उन दोनों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अभी अभी किसी चमके मैदान से निकल कर आए हो। उन दोनों के बाल बिखरे हुए थे। उनकी हालत देखकर बाकी तीनों समझ गए कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, ये फिर से लड़कर आए हैं। साक्षी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बताओ कौन जीता। साक्षी के ये कहते ही खुशी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। साक्षी की बातों का कोई कुछ जवाब दे पाता इससे पहले खुशी ने लिया और रोहित की तरफ देखकर पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने लड़ाई करने के अलावा भी कुछ किया या नहीं। खुशी की बात सुनकर मयंक और साक्षी जोर जोर से हंसने लगे और रिया और रोहित एक दूसरे की तरफ घूर कर देखने लगे। रिया ने कहा, मैंने तो बहुत कुछ किया, मैंने बहुत अच्छे से अपनी संगीत तैयारी के बहुत अच्छा गाना गाया, पर इस गधे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया जिस वजह से मैं ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाई। रिया और भी कुछ आगे बोलती इससे पहले रोहित बीच में बोल पड़ा, ये बंदरिया और गाना ऐसा लग रहा था फटा हुआ ढोल बज रहा है। रोहित की बात सुनकर भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि आप कुछ कह पाती। इससे पहले ही खुशी ने समझ लिया कि ये दोनों फिर से शुरू होने वाले, इसलिए खुशी ने कहा, अगर तुम दोनों ने फिर से लड़ाई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरह एक डेंजरस लुक दिया और एक दूसरे की तरफ से मुंह फेर लिया और खुशी की तरफ देखने लगे। साक्षी ने बोला, इन दोनों का छोड़ो, ये तो हमेशा लड़ते ही रहेंगे। तुम दोनों बताओ तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी रही। मैं आपने कहा अच्छी थी, मयंक ने पूछा, और तुम्हारी पेंटिंग कंपटीशन की तैयारी, तुमने कुछ पेंटिंग रेडी की। साक्षी ने शर्माते हुए हाँ में जवाब दिया और कहा, वह सब प्राइस है कंपटीशन के देने, तुम सबको पता चलेगा। पता नहीं, पर मयंक सामने होने के बाद साक्षी खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पाती थी। वह सब कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे और अपने अपने घर की तरफ निकल गए क्योंकि अगले दिन उन्हें अपनी फुल एंड फाइनल तैयारी करनी थी, इसलिए सब जल्दी से घर के लिए निकल गए। उधर यूएसए में रात के 12 o'clock बज चुके थे, फिर भी ऋषभ लगातार काम किए जा रहा था क्योंकि वह जल्दी से जल्दी याद से वापस इंडिया जाना चाहता था। ऋषभ ने जल्दी से काम खत्म करने के चक्कर में अपने सभी वर्करों से आज ओवरटाइम करवाया था। राघव भी ऋषभ के साथ ऑफिस में काम कर रहा था। राघव को भी ऐसे काम करने की आदत हो चुकी थी क्योंकि वो बचपन से ऋषभ के साथ रहा था, इसलिए उसकी कुछ आदतें ऋषभ से मैच करती थी। राघव ने कहा, ऋषभ चलो बहुत देर हो चुकी है। ऋषभ ने कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। राघव ने सीधा जाके ऋषभ का लैपटॉप बंद कर दिया। ऋषभ ने घूर कर राघव को देखा। राघव ने कहा, घूर क्यों रहे हो, अब ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, अब तुम मेरे बॉस नहीं हो, समझे। राघव की इस बात पर ऋषभ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि राघव हमेशा ऐसा ही कराता था। बचपन से किसी ने ऋषभ की केयर की ना की हो, पर राघव हमेशा एक भाई की तरह मनाता था, इसलिए ऋषभ भी राघव को अपने भाई से कम नहीं मानता था। दोनों ऑफिस से निकलकर ऋषभ के यूएसए वाले विला चले गए। ऋषभ अपने बेड पर लेटकर खुशी के बारे में सोच रहा था। ऋषभ ने अपने फोन में खुशी फोटो देखते हुए कहा, बस एक दिन फिर तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा बेबी। ऋषभ ने खुशी की फोटो को देखते हुए कहा, तो क्या होगा आने वाले एपिसोड में जब ऋषभ को खुशी का मयंक के साथ डांस के बारे में पता चलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।